चलो बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डैश प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। फ्लेक्सिबल डायनेमिक, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल मतलब विच कैन चेंज, डायनेमिक का मतलब एज पर द सिचुएशन इट इज अडेप्टेबल, रिजिड एंड फ्लक्चुएट। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यूएसए में 102 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ाते हैं? प्रयागराज में 55 डिग्री पढ़ा देंगे? सर यहाँ 55 डिग्री में आदमी उबल जाता है, पानी की क्या बात है? नो। तो आंसर क्या होगा भाई? रिजिड, सी। मतलब दे आर नॉट एज स्ट्रिक्ट, यू कैन से। खोपड़े में बात गई? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो आंसर इज रिजिड। गैंग प्लैंक, बता दूं गैंग प्लैंक होता क्या है? मान लीजिए भाई, ए मैसेज बी को देगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, या ए परमिशन लेगा बी से, बी परमिशन लेगा सी से, सी फर्दर डी और ई को बोलेगा। अब टाइम ज्यादा लग रहा है और ए को सीधे ई से कोऑर्डिनेट करना है, तो ये जो लेफ्ट से राइट, ए से ई को लाइन जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं भैया? गैंग प्लैंक। इससे कम्युनिकेशन, काम करने का तरीका, चीजें फास्ट होंगी, स्लो होंगी? फास्ट। आपने घर में देखा होगा, किचन से डाइनिंग एरिया में एक सर्विस विंडो होती है, काम उसका कुछ नहीं होता, बच्चे आइस पाइस खेलते हैं उसमें, वॉट इट क्लियर, बट जनरली बनवाई जाती है, कंस्ट्रक्शन में ऐसा है, ताकि खाना जल्दी से सर्व कर दिया जाए। रेस्टोरेंट में आपको ये नजर आता होगा, काउंटर पे आपने बिल दिया, सर्विस विंडो से खाना आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एज वॉट? गैंग प्लैंक। समझ में आ गया? या आजकल आपने देखा होगा, हमारे प्रयागराज सिटी में कुंभ मेला चल रहा है, तो नदियों के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, वो भी क्या है? गैंग प्लैंक है। समझ में आ गया? और कुछ लोग कह रहे हैं हम तोड़ के नीचे से अंडरग्राउंड से निकल जाएंगे, तो ब्रिज तोड़ के जा रहे हैं, तो दैट इज गैंग प्लैंक। कुछ लोग सो रहे थे, लोग कुचल गए। अब तरीका तो यही है कि भाई जो लोग सो रहे थे और कुचले गए, हुआ तो बहुत बुरा। पहले ए कुचल गया मान लो, अब ए की कुचलने की जानकारी बी उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी, फिर बी अपने बाकी रिश्तेदारों को बताएगा, फिर शमशान घाट ले जाएंगे और फिर उसका चौथा करेंगे। बट यहाँ पे तो जो कुचल गया वो सीधे भगवान के पास पहुंच गया, तो सरकार ने गैंग प्लैंक बना दिया उसका। इज दैट क्लियर? पता ही लगा कहाँ चला गया। चलिए, तो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है क्या भाई? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, इसका याद रखने वाली बात है ये। रियल लाइफ में ए अगर डी से भी बातचीत कर रहा है बच्चों, तो ये भी एक तरह का गैंग प्लैंक ही माना जाता है। जो प्लैंक शब्द है, ये आया कहां से? जैसे मैंने आपको बताया था, वो पटरा नहीं होता जो घर में, जब घर के बाहर रोड वगैरह बनी होती है तो नाली को क्रॉस करने के लिए पटरा लगाते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है तो वर्कर जिसके ऊपर खड़े होकर प्लास्टर करता है, उसको प्लैंक बोलते हैं। गैंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल, लाइक ए ई ए डी लाइकवाइज। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है भाई? सर ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है बस। कौन है भाई? टेलर। समझ में आ गया? कैसे याद रखेंगे? साइंटिफिक में टी आता है और टेलर में भी टी आता है। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो मार्क कर लीजिए भाई, टेलर। देयर आफ्टर, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वेर एन एम्प्लॉय सुपरवाइज बाय वेरियस सुपरवाइजर्स। याद होगा कितने तरह के वर्कर्स थे, सॉरी टीम्स थी यहाँ पे? प्रोडक्शन इंचार्ज एंड प्लानिंग, दोनों में चार चार काम करते, टोटल 8 बताए थे हमने। हाँ, तो भाई कौन सा होगा ये? अच्छा, थोड़ी अकल लगाइए, अब एमसीक्यू में अकल ज्यादा लगानी है कॉन्सेप्ट से। भाई ये तीनों तो उसके अंदर आएंगे ना, तो अगर ए नहीं है तो बी और सी भी नहीं हो सकता, बी नहीं है तो ए और सी भी नहीं हो सकता, तो इट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। समझ में आ गया? फोरमैन से याद रखिएगा, इसके अंडर में कितने लोग होते हैं? चलते हैं आगे। देर आर टू स्टेटमेंट, चाहिए तो पता ही है हमको, तो लेट्स सी। सबने एक एक नंबर ले लिया? चलिए भाई, यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हेड वन प्लान एंश्योर्स यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैसे होगा भाई? ए को बोला गया यू आर द सीईओ ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट, अब तुम्हें जितने लोग रखने हैं, जिससे जो काम करवाना है, यू आर फ्री टू डू दैट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। और ए इंस्ट्रक्शन एक्स वाई जेड कितनों को भी दे सकता है, बट एक्स को इंस्ट्रक्शन एक से मिलना चाहिए, चार पांच से नहीं मिलना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। हाँ, चलिए, कंफ्यूजन क्लियर हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड का? पक्का? तो मान लीजिए स्कूल में एक चपरासी को 5 टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, किसी का काम भी वो कर पाएगा? तो ये यूनिटी ऑफ कमांड हुआ कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेटर को बोला कि भाई आपको साइंस सेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो साइंस कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली कंसर्न ओनली विद साइंस डिपार्टमेंट, दैट इज यूनिटी ऑफ व्हाट? वन प्लान वन हेड किसमें आता था? कमांड में आता था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता था भाई। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए,
As dual subordination is avoided through unity of command, there are no confusion regarding the task to be done. Dual subordination का मतलब समझ में आ गया? X को कमांड देने वाले दो लोग हैं, Y भी है और Z भी है। क्या Y और Z दोनों की बातें मिस्टर X फॉलो कर पाएंगे? नो। Y को बोला गया यू आर द इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट A, Z को बोला गया यू आर द इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट B। तो ये जो काम हो रहा है ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, और ये जो हो रहा है मिसमैनेजमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो आंसर लोगों का क्या होगा, मार्क कर लीजिए। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। मार्क कर लिया सबने? मार्क कर लिया? चलिए, अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? भाई साफ साफ यहां से नजर आ रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ वन हेड वन प्लान। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है, यूनिटी ऑफ कमांड में नहीं होता। समझिए बात को। अकॉर्डिंग टू टेलर, रुक जाइए जरा, इंक चेंज कर ले। देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड managers. The principle of harmony, not discord, says that there should be complete harmony between management and workers. Let us see क्या मार्क किया लोगों ने आंसर भाई। यहां पे तो आंसर है बी, सॉरी 5 का डी था, पिछला वाला मैंने शायद बी बोल दिया था क्या? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अच्छा हाँ, समझाया था ये एक्शन होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई। तो 6 का मार्क करिए, क्या मार्क किया है? असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब क्या चीज इनकरेक्ट है पहले बता दीजिए जरा मेरे को। यहां पे क्या लिखा है? टेलर अंकल क्या बोल रहे हैं? देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? वर्कर अगर काम को लेकर बहुत एफिशिएंट है, तो क्या मैनेजमेंट को उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग या हाइक इन वेजेस या इंसेंटिव नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो अगर वर्कर सुपर जिम्मेदार है, तो मैनेजमेंट को भी सुपर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्वालिटी। ये समझ में आ गया? अरे मेरी बात तो आप सुनिए। टेलर बात क्या कर रहा है? ऑलमोस्ट इक्वालिटी। फ्योल ने दिया हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, ये बोलना चाहते हैं ना आप? अरे कहने का मतलब ही दोनों अलग अलग लोगों ने दिया है ना। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ने नहीं दिया है। अरे भैया कहां पढ़ा आपने इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताइए। सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दोनों ना टेलर ना के ना, ही। तो टेक्स्ट अलग है जगी जी, टेक्स्ट अलग है। शब्द क्या लिखा है यहाँ पे? इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टेक्स्ट किसी ने दिया है? ये टेक्स्ट किसी ने दिया है? नहीं दिया। मैं आपको इक्वालिटी की बात बता रहा हूं। लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए टीचर बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, बच्चे का 99% मार्क्स आ रहा है, तो स्कूल का मैनेजमेंट उसको इंसेंटिव देगा कि नहीं देगा? स्कूल का मैनेजमेंट उसको इंसेंटिव देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा ना। बट क्या किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये बात लिखी है? क्या किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बात लिखी है? ये बात किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं लिखी, इसका इनडायरेक्ट तरीका लिखा हुआ है। खोपड़े में बात गई। अब आइए व्हाट द आंसर सेज। आंसर क्या कह रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। सिर्फ उसके मीनिंग के ट्रुथ को बताया जा रहा है कि जो मीनिंग लिखा है वो एकदम ठीक है। टेलर ने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वर्कर एफिशिएंट है, काम कर रहा है, तो मैनेजर को भी, मैनेजमेंट को भी उसको सैलरी देने में पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? यहां पे क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का और नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? भाई अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हारी सारा ख्याल रखूंगा। इज दैट क्लियर? वर्कर बेचारा अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजर कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो अपनी गरज को काम कर रहा है, अपनी मजबूरी को काम कर रहा है। तो देयर इज अ डिस्ट्रस्ट। आई रिपीट, देयर इज अ डिस्ट्रस्ट। तो वर्कर कह रहा है जाओ अगली बार से तो मैं ये फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। अब यहां पे क्या हो गया? एक तरह का डिस्कॉर्ड। तो दोनों के बीच के जो रिलेशन होने चाहिए वो गुड होने चाहिए कि बैड होने चाहिए? सपोर्टिव होने चाहिए, यस और नो? सपोर्टिव होने चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनी। डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना हो। रियलिटी में हमारे इंडिया में 99% एम्प्लॉयर क्या मानता है? मेरे नौकर को तो कुछ आता ही नहीं है। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा तो बेवकूफ है, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। असलियत उल्टी है। लॉजिक समझ में आया? तो भाई हर अगली जनरेशन पुरानी जनरेशन से स्ट्रांग है। तो हार्मनी का मतलब ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए दोनों के बीच में जो एक तरह के रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखे, ना कि नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? तो एग्जैक्टली हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बोला गया है, बट इक्वल डिविजन कहीं नहीं बोला गया है डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली बोला गया है। तो इसका मीनिंग यही है
बट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बातें दोनों सही हैं, बट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये मतलब है ही नहीं। उसके दो रीजंस हैं, एक तो एग्जैक्ट मीनिंग कैरी इन कर रहा, दूसरी चीज देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। दोनों के रिलेशन बड़े ही सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, बड़े ही पॉजिटिव होने चाहिए। तो जो आपका रीजन है वो आधे असर्शन को समझा रहा है, डिस्कॉर्ड वाले बात को यहां पे कहीं या यहां पे कहीं फोकस किया ही नहीं जा रहा है। मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट रीजन पूरी तरह से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिर्फ हार्मनी वाला पार्ट एक्सप्लेन हो रहा है, डिस्कॉर्ड वाला पार्ट एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा। अब अकल में गई बातें, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे, एक नंबर इस पे भी ले लीजिए। कितने हो गए भी, 6 नंबर हो गए यहां तक। चलिए, रिहान इज अ पैरा लीगल एट लॉ फर्म। पैरा लीगल क्या होता है? पैराशूट लगा के कानून बता रहा है, मतलब साथ साथ काम कर रहा है। हो सकता है फुल टाइम एम्प्लॉय ना हो, या जब इसकी जरूरत पड़े तभी ये आए। तो ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, रादर ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। ही इज अमेजिंग एट रिसर्च, रिसेंटली व्यूड, वगैरह वगैरह वगैरह। पार्टनर पार्टनर है। विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द लाइंस। अच्छा चलिए, तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलो पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। He recently found a new method to present the information to the client. However, associate did not pay attention. Associate पता है कौन होता है? जिसके लिए रेहान बाबू काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक वकील हूं और आपकी एक लॉ फर्म है। अब आपके पास जो वकील है वो तो यही है, आपने मेरी सर्विसेज 3 दिन के ली हैं, और मैं कह रहा हूं भाई एक दिन का मैं 50,000 रुपए चार्ज करूंगा। तो आई एम व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैरा लीगल फॉर योर फर्म, एंड आप मेरे एसोसिएट हैं जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूं। Rihan did not like this behavior. Therefore, he directly went to the partners of the firm without following the line of authority to present his idea. He approached all the partners to make them cognizant about his decision. Cognizant मतलब संज्ञान में लाना, मतलब उससे पूरी तरह से अवेयर कराना। But he could not find Mac a partner at the designated office cabin. He turned out to be that the particular partner keeps changing his cabin a lot, leading to chaos whenever someone wants to contact him. After he presented his idea to all the partners, asked for approval without discussing among themselves. 2 partners approved while the 2 of them rejected. 50-50 हो गया. This led to ambiguity, confusion in the mind of Rehan whether he can implement the idea or not. तो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो मान लीजिए कि आपने मेरे को अपनी फर्म में एज अ पैरा लीगल एडवोकेट हायर किया, और 4 पार्टनर्स हैं आप लोग। तो मैं अपना आपको केस स्टडी बता रहा हूं कि भाई क्लाइंट को इस तरह से समझाओगे तो वो आपकी फर्म को ही सर्विसेज देने का मौका देगा, वो आपको पैसे देगा, आपको छोड़ के भागेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? 2 पार्टनर्स मेरे को मिल गए। मैक भाई साहब ऑफिस में अपने कभी मिलते ही नहीं है, वो दाएं बाएं घूमते रहते हैं। पूरी केस स्टडी समझ में आ गई सबको? रेहान क्या काम कर रहा है समझ में आ गया? चलिए, विच ऑफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड हाउएवर द एसोसिएट डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज सजेशन। डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड इनिशिएटिव। क्या मार्क किया है? इनिशिएटिव। क्यों? रेहान ने तो इनिशिएटिव लिया है भाई। हम रेहान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैक +3 लोगों की। अब ये 3 कौन है? ये 3 में एक आईफोन होगा, एक प्रो होगा, एक बुक होगा। अरे आईफोन हो गया, आई मैक हो गया, मैकबुक हो गया, मैकबुक प्रो हो गया। तो मैक एक पार्टनर, 3 और हैं। तो ये चारों के चारों कौन है? जिससे रेहान एसोसिएटेड है। तो यहां एसोसिएट का मतलब वो ऑफिस जहां पे काम कर रहा है। चलिए देखते हैं इनिशिएटिव। चलिए, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? ही कुड नॉट फाइंड मैक अ पार्टनर। मेरे को लग रहा है आइस खेल रहा है। एट द डेजिग्नेटेड ऑफिस कैबिन, हो सकता है टॉयलेट करने गया हो। It turned out to be that this particular partner keeps changing his cabin a lot, always leading to chaos. 4 लोग में क्या chaos होएगा? फालतू फालतू बकवास लिखते हैं लोग भी। चलिए खैर, हाँ तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? हो सकता है तनख्वाह ना मिल रही हो तो गया हो दूसरे पार्टनर से बात करने कि भैया मेरी तनख्वाह टाइम पे रिलीज कर दो। ठीक है, और भी देख ले जरा क्या है। स्केलर चेन, हो सकता है इसकी चेन सोने की गिर गई हो। व्हाट इट क्लियर? और डिसिप्लिन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता था, अगर यहां पे बात की जाती फैक्ट्री के एम्प्लॉइज का काफी केओस होता। देखिए सही आंसर के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह आंसर कब लग सकता था। इज दैट क्लियर? अगर एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं रह रहे, फैक्ट्री के बाहर बैठे हैं, तो फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कोई प्रिंसिपल नहीं है। द प्रिंसिपल इज, फ्यूल साहब का प्रिंसिपल कौन सा था 14 में से? फेयर रेम्यूनरेशन था। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कोई प्रिंसिपल नहीं था। इट वाज, नहीं तो फेयर रेम्यूनरेशन एक्चुअली जो फेल साहब ने अपनी फ्रेंच की किताब में लिखा था, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। ओके,
वो तो अंग्रेजी में हमको कन्वर्ट करके पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? और यहां पे क्या फॉलो किया जाएगा भाई? ऑर्डर। स्केलर चेन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो आंसर नॉट एप्लीकेबल है। वो दोनों तो रॉन्ग थे, ये नॉट एप्लीकेबल है। एक नंबर इस पे भी ले लीजिए। विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड विदाउट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ, टू पार्टनर्स अप्रूव द सजेशन while other two rejected, led to ambiguity। तो भाई अब यहां पे ऑर्डर तो हो नहीं सकता। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल तब होगा जब एम्प्लॉइज का जिक्र हो, लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, नौकरी छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। समझ में आ गया? उनसे डिस्कशन नहीं किया जाता, इसलिए वो रुकते नहीं हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा भाई बताइए? कौन सा? कौन सा टर्म? एस्पिरिट डीकॉप्स। एस्पेरेट नहीं होता, एस्पिरिट। प्रा प्रा बोलना है। समझ में आ गया? प्रातः काल जैसे होता है। एस्पिरिट डीकॉप्स। खोपड़े में बात गई। और यूनिटी ऑफ कमांड क्यों नहीं हो सकता? ये तब होता जब यहां पे मास्टर और सर्वेंट, जब यहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की बात की जाती। ओके, देखिए आंसर क्या है भाई। यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड है और आप बोल रहे हैं एस्पिरिट डी कॉप्स। नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकता। यूनिटी ऑफ कमांड तभी होता व्हेन देयर इज अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। एस्पिरिट डी कॉप्स का मीनिंग पता है लोगों को? क्या होता है बताइए भाई? क्या क्या क्या? हाँ, एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब ग्रुप वर्क। यहां सारे के सारे मालिक हैं, चारों के चारों। इज दैट क्लियर? अगर आपकी एक सीए फर्म है और वहां पे 6 सीए हैं, तो कोई किसी का नौकर नहीं है। ऑल 6 हैव इक्वल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक सीए ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिया जानते बूझते हुए कि उसके अंदर फ्रॉड है, आईसीएआई पांचों को डिबार कर सकता है। समझ में आ गई बात? आंसर स्पिरिट डी कॉप्स है, ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा आंसर। ये सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में लगता है। ये गलत आंसर है। चलिए भाई, कितने हो गए? 6। और यहां पे कितने थे? 3। आंसर 3 थे भाई। चलिए, 9 मार्क्स तक की आपकी करेक्शन हो चुकी है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पवन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन सीएफएल लिमिटेड। सीएफएल बल्ब बनाते हैं। सीएफएल का फुल फॉर्म पता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, मतलब सुपर एप्लीकेशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। द वर्किंग कंडीशन आर वेरी गुड, हर नौकर ही बोलता है। कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ये भी नौकर ही बोलता है। एज अ पॉलिसी मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट्स अर्न्ड विद द वर्कर्स बिकॉज दे बिलीव इन prosperity of the employees. State the principle described in the above paragraph। क्या होगा भाई? पहले ही मैंने आपको बता दिया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। समझ में आ गया? अब यहां पे बच्चों एक थोड़ा सा डाउट भी है। प्रिंसिपल्स दो लोगों ने दिए थे, टेलर साहब ने और फ्योल ने। अब यहां पे हेनरी फ्योल साहब का भी एक प्रिंसिपल है, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट्स विद द वर्कर्स। इज दैट क्लियर? तो आप बोलेंगे सर फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो इंसान जितना कैपेसिटी स्किल रखता है तनख्वाह पाने की, आप उसको उतनी सैलरी दे रहे हैं। तो एकदम टेंजेंट है फेयर रेम्यूनरेशन, एग्जैक्ट आंसर में फिट नहीं हो रहा। इज दैट अंडरस्टूड? बीच से मांग निकाल ली, साइड से बाल कर दिए, 6 फुट 3 इंच हाइट हो गई। लगते हो अमिताभ बच्चन जी की तरह, हो नहीं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अगर कुछ बच्चों ने फेयर रेम्युनरेशन लिखा है, मान के चले आंसर इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है शेयर द प्रॉफिट्स। अगर यहां पे लिखा होता कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड दे आर हायरिंग पीपल एंड पेइंग एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री, तब डेफिनेटली आपका जवाब क्या होता? फेयर रेम्युनरेशन। लॉजिक समझ में आ गया? यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात की है। अब बच्चा फेल हो रहा है, 26 नंबर भी नहीं आ रहा, तो हो सकता है टीचर फेयर रेम्युनरेशन पे 1 नंबर दे दे, अन्यथा नहीं देगा वो। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। समझ में आ गया? तो ये बच्चे ना बोले सर किसके हिसाब से प्रिंसिपल लिखना है, हेनरी फ्योल या एफडब्ल्यू टेलर। कभी कभी क्वेश्चन फंसा भी देगा आपको। तो मेरे ओपिनियन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों लिखाइएगा वहां पे। आपको नहीं पता मार्किंग स्कीम में टीचर क्या लिख के आएगा। ओके? तो कुछ बच्चों ने शायद फेयर रेम्युनरेशन लिख दिया होगा, तो फेल होते रहेंगे तो नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपकी कॉपी 26 से ऊपर गई तो टीचर बन गया किसान, गाजर मूली की तरह कटेगा नंबर। अब एक्सप्लेन वन मोर साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब देखिए क्लियर हो गया। वन मोर, तो भाई ये भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जनरल मैनेजमेंट एफडब्ल्यू, सॉरी हेनरी फ्योल वाला नहीं है, यहां पे भी एफडब्ल्यू टेलर ही चाहिए। ओके, वन मोर। अब वन मोर में कुछ बच्चे लिखेंगे कोई भी वन मोर, ऐसा नहीं है। आपको वन मोर किसका लिखना है? जो इससे क्लोजली रिलेटेड हो। इज दैट क्लियर? कौन सा वाला लिखा है बच्चों ने?
साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब लिखा है कुछ बच्चों ने, और कुछ कह रहे हैं, देखिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब अपने फायदे को, अपने स्वार्थ को त्याग दीजिए संस्था के फायदे के लिए। सर वो वाला क्यों नहीं सही है? मार्किंग स्कीम में तो यही है। मार्किंग स्कीम तो कुछ भी बकवास लिखेगी, मैं उसके साथ थोड़ा मिल जाऊंगा। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब तब होता जब यहां पे पवन लेस ओल्डर होता, मोर एक्सपीरियंस होता, और इसका प्रमोशन हो जाता। मैं 20 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, पवन 5 साल पहले आया है, बट पवन की आइडियोलॉजी से कंपनी को खूब प्रॉफिट हो रहा है और इसका प्रमोशन हो गया, मेरा इग्नोर कर दिया गया। तब साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब चल जाता। बट इस पैराग्राफ में दूर दूर तक साइंस सिर्फ इतनी है कि बल्ब बना रहे हैं बस, और कोई साइंस नहीं है। और बच्चे इसलिए अंगूठा छाप आंसर लिखाते हैं। कुछ हो सकता है किसी गाइड बुक से आंसर देख के आ गए होंगे, वही लिख दिए होंगे। तो भैया ये एकदम गलत आंसर है। द ओनली करेक्ट आंसर इज व्हाट? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। द एम्प्लॉय विच आर सॉरी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर रेम्यूनरेशन more than that of the salary that they are getting or deserving, they should cooperate up to the extreme limit to make the organization a successful one. As the organization CFL Limited, the company, is sharing their profits with the workers for the purpose of their prosperity. So the employee should equally contribute and cooperate in full. तो ये अगर आपने लिखा है तो एक नंबर लिख दीजिए। जो लोग गाइड बुक से आंसर देख के आए वो अंडा ले लें। सर समझ में आ गया? दूर दूर तो कहीं है ही नहीं। अब आप इस बात पे बहस करें, वन मोर लिखा है तो भैया वन मोर इसी से रिलेटेड लिखा है ना, ये अंडे देने के लिए थोड़ा दिया गया है आपको। समझ में आ गई बात सबको? स्पीड बॉस कौन होता है? जो खूब तेज बाइक चलाता है और सामने वाले को भिड़ देता है। चलिए भाई, एक नंबर इस पे भी दे देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, इस पे भी एक नंबर दे देंगे। तो यहाँ देख लें कितने नंबर की करेक्शन हो चुकी थी हमारी। कितने नंबर करेक्शन हो चुका था भाई? 9। 9 2 11, 11 3 वनवास हो गया। 14 नंबर करेक्शन। चलिए भाई, स्पीड बॉस का काम क्या होता है? टू सी टू इट कि भाई जिस स्पीड पे काम हो रहा है, आई रिपीट, वो स्पीड हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जो टाइम डिसाइडेड है वर्क एक्टिविटी को कंप्लीट होने का, उतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाए। खोपड़े में बात गई। और जैसे आप कभी मैकडोनल्ड वगैरह में जाएं या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां पे वो नंबर आता है स्क्रीन पे लिख के, फिर आप अपना ऑर्डर जाके ले सकते हैं, तो आपको लगता है तो ऐसे ही है। बट एम्प्लॉयज की स्पीड शाम को कैलकुलेट होती है कि अगर एम्प्लॉय को बोला गया तुम्हारे 8 आवर्स के जॉब में अगर हम सिर्फ बर्गर बेच रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक बर्गर कुक करने में आपको 3 मिनट से ज्यादा का टाइम ऑन एन एवरेज नहीं लगना चाहिए, तो 1 घंटे में आप कितने बर्गर्स बना लेंगे? 180। तो 8 आवर्स में कितने बन जाने चाहिए? 1040, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नॉट 1040, 800 प्लस 640, 1440 बर्गर आपके बन जाने चाहिए एक 8 घंटे की शिफ्ट में, ±5%, ±5%, मतलब 70-80 पीस, 72 पीस ज्यादा भी हो सकते हैं और 70-80 पीस कम भी हो सकते हैं। तो ये माना गया 1350 से लेकर 1500 बर्गर्स आप एक दिन में कुक करेंगे। तो ये है हमारा स्पीड बॉस का काम, उस एम्प्लॉय का काम जो चेक करेगा कि इतने बर्गर्स ये एम्प्लॉय बना पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बना पा रहा तो नौकरी से निकालेंगे नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ही इज अ ट्रेन्ड वन और नॉट, ही पोजेसेस द requisite स्किल और नॉट, जो उसको मशीन, जिसे हम अंग्रेजी में थोड़ा लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, उसको लॉजिस्टिक्स सही दिए गए कि नहीं। अब अगर आपने उसको पिचकू सॉस दे दी है, अब सॉस निकालने में टाइम लगा जा रहा है। या अगर मान लीजिए मशीन है, उसमें सॉस भरी, बस बटन प्रेस करना है, सॉस पोर हो जाएगी, तो हम उस मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो स्पीड बॉस के बारे में अगर आपने लिखा है तो आप 1 मार्क ले लीजिए। टाइम स्टडी क्या होती है? टू सी टू इट दैट द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब इज, अब यहां पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंट और लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम एक टर्म है। कल को जब आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट पढ़ेंगे तो टीचर वहां पे आपको एक चैप्टर पढ़ाएगा, वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस एनालिसिस ऐसा ही होता है, अगर किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का टाइम दिया गया और आपने लगा दिए 14 मिनट, अनफेवरेबल है। और अगर आपने 10.5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया तो इट इज फेवरेबल। इन्हें इंसेंटिव मिलेगा, इन्हें लात नहीं मारेंगे, इन्हें फर्दर ट्रेन करेंगे। बात समझ में आई?
तो वेरिएंस दो तरह के होते हैं, एक फेवरेबल वेरिएंस होते हैं और एक अनफेवरेबल। तो स्टैंडर्ड टाइम वहां पे एक टेक्स्ट है, तो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को कंपेयर करते हैं। एक्चुअल ज्यादा है तो अनफेवरेबल और कम है तो फेवरेबल। आपने सुना होगा ये तेजस वन, रफेल, ये सब प्लेन क्यों खरीदे जाते हैं भाई? ये कितनी तेज उड़ सकते हैं, कितनी तेज वार करके वापस आ सकते हैं। क्योंकि अगर पड़ोसी देश के पास ऐसा प्लेन है जो हमारे यहां बम्बार्डमेंट करके 6 मिनट में वापस जा सकता है, तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो 3 मिनट, 5 तो ज्यादा हो गया, 3 मिनट में वापस आए और फिर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये कौन चेक कर रहा है? स्टैंडर्ड टाइम। स्पीड बॉस ये असिस्ट करता है, बट मेन यहां पे काम जो है वो टाइम स्टडी। अब दोनों में सिमिलरिटी देख लीजिए। स्पीड बॉस एक नाउन है, डेजिग्नेशन गिवन टू द पर्सन जो इसका ट्रैक का मेंटेनेंस करेगा, पटरी का नहीं, कितना टाइम लग रहा है। तो आपने कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा डिबेट वगैरह में, तो देखा होगा टीचर के साथ एक असिस्टेंट बैठता है बच्चा, जो चेक करता है कि भाई 3 मिनट हो गया, 4 मिनट डिबेट है, तो टन से घंटी बज जाती है। दैट पर्सन इज अ स्पीड बॉस। और उसके पहले आपने अपने दोस्त से बोला मैं डिबेट पढ़ रहा हूं, देखना मैं 3 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं कि नहीं, 2 मिनट 55 सेकंड लग रहा है कि 3 मिनट 15 सेकंड लग रहा है, वो दोस्त क्या कर रहा है? टाइम स्टडी। और वो दोस्त है कौन आपका? वो आपका स्पीड बॉस है। और जो टीचर के साथ टाइम क्लॉक लेके बैठा हुआ है वो टीचर का स्पीड बॉस है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो स्पीड बॉस इज अ नाउन एंड टाइम स्टडी इज अ वर्ब, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम होता है। लॉजिक समझ गए? कोई क्वेरी किसी की भाई? पक्का? चलिए चलते हैं आगे। Which technique of Taylor differentiates between an efficient worker and inefficient worker? टेलर साहब की जो प्रिंसिपल्स हैं, जरा एक एक करके मैं वो सुनना चाहूंगा। अरे मैं टेलर साहब के 4 प्रिंसिपल पहले सुनना चाहूंगा। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझ आ रहे रुलाओगे क्या इतना बोल के कि भाई दूसरे का भी हेल्प करो अपना भी हेल्प करो? ये समझ में आ गया। यहां पे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टेक्निक। चलिए अगर प्रिंसिपल होता तो आंसर क्या होता? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एफिशिएंट वाले का प्रमोशन करेंगे, इनएफिशिएंट वाले से कहेंगे बेटा तुम सीखो अभी। समझ में आ गया? चाहे उसकी उम्र 55 साल हो, उसके बेटे का बेटा हो चुका हो, बट उसको बोलेंगे बेटा तुम सीखो। तो अगर प्रिंसिपल होता तो जवाब क्या होता? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तभी एफिशिएंट वर्कर विल गेट प्रमोशन एंड इंसेंटिव, इनएफिशिएंट विल गेट लेस प्रमोशन एंड नो इंसेंटिव। समझ में आ गई बात? चलिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? टेक्निक पूछी जा रही है। तो कौन सी टेक्निक होगी भाई? हाँ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पता है क्या होता है? जैसे हमारे घर में एक बार टाइल लगाने वाला आया, छोटा सा ही काम था किचन में, वो जितना बड़ा किचन का टॉप होता है अराउंड 8 फीट बाय 3 फीट। मैंने कहा भैया कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से तुम पैसा लेते हो? हंसने लग गया मेरा चेहरा देख के। मैंने कहा ये जोकर होकर समझ लिया है क्या? कह रहा भाई साहब इतना छोटा सा काम है, 8 फीट लेंथ है और 3 फीट विथ है, 24 स्क्वायर फीट का काम है बस आपका। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 12 रुपए स्क्वायर फीट पे काम करूंगा, तो मेरी लेबर तो 400 रुपए भी नहीं बनेगी, और मैं मिस्त्री हूं और एक लेबर मेरे साथ आया है, तो कम से कम 800 रुपए मेरा होगा और 400 रुपए इसका होगा, टोटल 1200 हम लेंगे। तो मैंने कहा जिससे तुमको बुलवाया था वो तो कह रहा था 12 रुपए स्क्वायर फीट तुम्हारा रेट है। कह रहा हाँ रेट है, बट वो वहां पे जहां पे पूरे घर में टाइल लगनी हो, बड़े रूम में टाइल लगनी हो, जहां पे दिन भर काम करके मेरा 1000 2000 ऐसे ही बन जाए। तो छोटे काम के लिए हमेशा दिहाड़ी सिस्टम चलता है। दिहाड़ी सिस्टम का मतलब टाइम वेज, मैं दिन भर के लिए आऊंगा, इतना काम करूंगा और इतना पैसा लेके जाऊंगा। पीस वेज मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसा लेंगे। तो अगर मैंने व्हाइट वॉश वाला रखा पेंटर, और मैंने उससे कहा 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं पेमेंट करूंगा, तुम दिन भर में 200 स्क्वायर फीट वॉल अगर पेंट कर लोगे तो 600 रुपए ले जाना। दूसरा कह रहा है मैं दिन भर में काम तो करूंगा बट स्क्वायर फीट नहीं, 800 रुपए पर डे के हिसाब से मैं काम करता हूं, तो 800 रुपए पर डे वाला क्या हो गया? टाइम वेज सिस्टम। और स्क्वायर फीट पे काम करने वाला फीस पेज। मैं आपसे बोलूं भाई एक महीने की फीस सो एंड सो है, अब चाहे मैं 10 क्लास लूं चाहे 15 क्लास लूं, इट इज टाइम वेज। पर क्लास 1 करोड़ रुपए लूंगा मैं, इट इज पीस वेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? पक्का? चलिए तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम समझा भी दीजिएगा, इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। ₹1000 पेड टू वर्कर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 to 6 and the workers are expected to manufacture 100 units in this time duration। जितना भी एक्सेस आउटपुट होगा पर
10 यूनिट्स पे आप वर्कर को 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट पीस वेट सिस्टम। लिख देंगे एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लिखिएगा, सिर्फ थ्योरी ना लिख के चले आइएगा, टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं जगेगा उसको पढ़ने में। चलिए भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू विच अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। रिपीट क्वेश्चन ही पहले आप कर चुके हैं। ये 1 नंबर का होगा और 1 नंबर इसके एक्सप्लेनेशन पे 2, यहाँ पे भी 1 नंबर और 1 नंबर एक्सप्लेनेशन पे 2। तो 14, 15, 16, 17, 18 नंबर तक की करेक्शन यहाँ हो गई कंप्लीट। हाँ चलिए भाई, आई और वी क्या था, कौन सा था, कौन सा, एस्पिरिट डी कॉप्स। क्यों ये वाला नहीं हो सकता, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हाँ ये तब होता जब हम अपनी बात के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं। यहां पे क्या लिखा, आई विद वी, मतलब दूसरे की भी आपको हेल्प करनी है। चलिए और इसके बाद नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच रिक्वायर जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट। अ फेयर रेमुनरेशन ना लिख देना यहाँ पे, इट इज डिसिप्लिन। समझ में आ गया, एक्सप्लेन किया होगा आपने। एक एक नंबर ले लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का वर्किंग होता है कंप्लीट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में तो आ सकता है ऑल परवेसिव हो सकता है, व्हाट इट यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जनरल गाइडलाइंस है, फॉर्म्स बाय प्रैक्टिस रादर देन, हाँ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बने हुए हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी सही रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी सही रहेगा। ओके और अगर ये भी लिखा है आपने, क्या कहते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, या लिख सकते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड नॉट मियरली बाय थ्योरेटिकल स्टडी। व्हाट इट क्लियर। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन वर्ड की जगह पे नॉट मियरली बाय थ्योरेटिकल स्टडी लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा ये, तो वो एक्सपेरिमेंट में ही आ जाएगा ना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्टडी एक्सपीरियंस में ही तो आएगा। ठीक, चलिए तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे इसको आप, एक एक नंबर। 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 5 तरीके की टेक्निक, 3 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं इसको। हर टेक्निक पे आपको दे देंगे आधा आधा नंबर, पांचों लिखी है, अगर सही से एक्सप्लेन भी किया है तो 3 नंबर ले लीजिएगा। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 29 मार्क्स। वो वाला था 31 मार्क्स का, 60 नंबर हो गए टोटल। टाइम स्टडी वगैरह लिख लेंगे, सब बताने की जरूरत तो नहीं है, समझा देता हूं एक बार अगर कुछ लोग भूल गए हो तो। टाइम स्टडी तो ऊपर आपने देखा था, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज व्हाट, टाइम स्टडी। अब ये भी लिखिएगा, फेलियर टू कंप्लीट द टास्क at a particular time allotted or assigned, that is at a particular standard time, would require the employee to further engage into better skillful training and arrangement of good logistics by the management or organization। खोपड़े में बात गई। मोशन स्टडी, आपने देखा होगा कि जब मैकेनिक काम करने बैठता है किसी गाड़ी के ऊपर तो टूल्स वगैरह दाएं बाएं रखता है। क्यों दाएं बाएं अपने अगल बगल रखता है, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह टाइम ना वेस्ट करना पड़े टूल्स लेने के लिए। दिस इज नोन एज मोशन स्टडी। गॉट इट क्लियर। मेथड टू बी फॉलोड शुड बी दैट विच ब्रिंग्स मैक्सिमम आउटपुट टू द वर्क डन एंड एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। दिमाग फट गया काम करते करते, थोड़ा सा खेल ले मम्मी। फटीक स्टडी को ऐसे याद रखिएगा। व्हाट इट क्लियर। तो 4 पीरियड स्कूल में होता है, उसके बाद ब्रेक आ गया, या तीसरे पीरियड में मान लीजिए कोई गेम्स पीरियड आ गया। क्यों किया जा रहा है सब, ताकि बच्चे ज्यादा बंक ना मारे क्लास। इज दैट क्लियर। एम्प्लॉइज के जॉब रोल्स को चेंज किया जाता है। कभी बैंक में कोई लेटर से असिस्टेंट स्टाफ था, वो क्लर्क पे था, काम कर रहा था क्लर्क की डेस्क पे, अब उसको कैश काउंटर पे बैठा दिया गया। थोड़ा पैसा से देखेंगे आंख खुल जाएगी उसकी कम से कम, नहीं तो वो सो जाएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आप बता दीजिएगा बाकी चीजें भी, समझ गए। अगला प्रश्न क्या है भाई, टू फ्योल प्रिंसिपल्स, 14 में से कोई 2 लिख दीजिए। ये तो क्वेश्चन पेपर देख के लिख लेंगे आप, क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये सब। यूनिटी एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा पक्का केस स्टडी से। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, 1 person should give order to n number of persons, but 1 subordinate should receive orders and instructions only from 1 superior। एग्जाम्पल जरूर दे के आइएगा। if x is a subordinate, he should not get instructions from multiple parties। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख दें m n o, और यहां पे एक अलग तरीके के जेल पेन से क्रॉस लगा दे, ये वॉयलेशन है
और यहां पे टिक लगा दें। तो दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड दिस इज कॉल्ड एज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। समझ में आ गया? चले आगे। चलिए, व्हाट इज इक्विटी भाई? इक्विटी का मतलब क्या है सर? इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल आता है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी टाइप ऑफ वर्कर and for any type of activity like payment of wages is done more to male workers and less to female worker. Got it clear? कोई कास्ट क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए likewise. बट पता नहीं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को कब समझ में आएगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हर जगह 35% का इनको रिजर्वेशन है, 25% का इनको रिजर्वेशन है। 2 गुना आपने किए हिंदुस्तान में पैदा होके। पहला कि आप जनरल कैटेगरी इंप्लॉई हैं, समझ में आ गया? जनरल कैटेगरी आप इंप्लॉई हैं। मैं देख रहा था जिस बच्चे के मात्र 28 से 42 नंबर होंगे वो भी आईआईटी कानपुर में पढ़ेगा अगर वो SC ST वाला है। और जनरल कैटेगरी में अगर आपके 110 नंबर हैं, आपके पिताजी पूरी आईटी को अगर फंड भी कर दे, ठेंगा आपको एडमिशन क्या सूंघने तक का मौका नहीं मिलेगा फॉर्म का। एनआईटी तक ना मिलने वाली ठीक से 110 नंबर पे। तुम्हारे देश में 28 नंबर वाला आईटी जाके पढ़ेगा और 110 नंबर वाला जेई मेन सेशन 2 और फिर 2026 की तैयारी करेगा। तो जो 110 नंबर वाले हैं ये क्या करते हैं? ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नासा चले जाते हैं। और ये कौन है? ये इसरो जाएंगे। फिर अगर मिसाइल नहीं उड़ी, चंद्रयान लैंड नहीं किया, तो मोदी जी की बैंड बजाएंगे। समझ में आ गया? और जो इसरो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की, खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया? तो मैंने मूवी देखी थी श्रीकांत, उसमें एक डायलॉग था, इंडिया डजंट नीड मी। तो मेरे को भी अपने लिए कभी कभी ऐसा लगता है इंडिया डजंट नीड मी, बट आई नीड इंडिया ड्यू टू टैक्स एग्जेम्पशन एंड ऑल। समझ में आ गया? तो इंडिया मे नॉट नीड मी बट आई नीड इंडिया। मेरे एक भैया हैं बड़े परेशान थे, मैंने क्या हुआ, कह रहे हैं जितना पैसा कमाओ 30 से 45% यहाँ टैक्स है। मैंने कहा आ जाओ मेरे देश में, यहाँ टैक्स तो बहुत ज्यादा है पर देते कितने लोग हैं, वहां तो आप बच ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। चलिए भाई, एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। चलिए भाई, इसीलिए सफेद रंग की स्क्रीन पे है ताकि हाईलाइट हो जाए। हाँ भाई चलो, 4 पॉइंट्स कौन से हैं भाई? टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद इनसाइट, सब किताब में लिखा हुआ है, रियलिटी में तो कम ही लागू होता है, रियलिटी में कम ही लागू होता है। चलो देख लें भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं। टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक, ये तो खुद लिख सकते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट है सब तो। अंग्रेजी अगर आपको बढ़िया लिखनी आती है तो समझ लीजिए आप आईआईटी और बिजनेस स्टडीज में ठीक है, शायद 99 ना आए बट 80-82 से कम भी नहीं आएगा। फ्लारी लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना है। इतनी अंग्रेजी भयंकर लिख दीजिए आधा तो टीचर ना समझ पाए। ऊपर में बात गई, समझ में आ गया भाई? चलिए, इसी के साथ ये दोनों पेपर्स होते हैं कंप्लीट। अगला टेस्ट आपका होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।